अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, शौकत कश्मीरी साहब के साथ इस बैठक में ये तीसरा प्रोग्राम है। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीआर, यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, यूनाइटेड नेशंस का जो एक सिस्टम है जिसमें पाकिस्तान के ऊपर एक पूरा सेशन किया गया जिनीवा में, यूनाइटेड नेशंस में। और उस सेशन में दुनिया के कई मुल्कों ने स्पीचेस की और तुर्की और पाकिस्तान ने तो पाकिस्तान को ह्यूमन राइट्स के हवाले से जन्नत बताया, लेकिन बाकी सब ने पाकिस्तान के ऊपर कड़ी बात की और कहा कि सब झूठ बकवास है तुम लोगों की बात। उस यूपीआर के सेशन में सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब खुद मौजूद थे अपनी टीम के साथ। उन्होंने मिनट बाय मिनट पूरी कार्रवाई को देखा और उन्होंने अपनी भी वहाँ पे स्पीचेस की थी। हम इस प्रोग्राम में सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब से ये जानेंगे कि वहाँ यूपीआर में एक्चुअली क्या क्या हुआ और किस तरह पाकिस्तान को वहाँ पे कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। शौकत भाई, बड़ी डिटेल में आपसे जेएनके के ऊपर सारे कश्मीरी इश्यूज पे बात हुई। अब आखिरी पार्ट एक रह जाता है यूपीआर के हवाले से। शौकत भाई, यूनाइटेड नेशंस का बहुत बड़ा एक सिस्टम है और उसमें एक ह्यूमन राइट्स काउंसिल है जिसके सेशंस हम रेगुलरली अटेंड करते रहते हैं, साल में 3 होते हैं। ये यूपीआर क्या है और ये यूपीआर सिस्टम के तहत पाकिस्तान के हवाले से क्यों जरूरत पेश आई एक कॉन्फ्रेंस की? नहीं, वो बात यह है कि आपको पता है पहले यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन था। जिस वक्त ये काउंसिल बनी तो उसका बेसिक स्पिरिट ये था कि ये हुकूमतें तकरीरें सुनते हैं और वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के पास जो मैकेनिज्म है वो इनको आंसरेबल बनाने का नहीं है और ये हर दफा वादे करके तो निकल जाते हैं। तो लिहाजा उसी वक्त ये कहा गया था कि यानी पीरियडिकली, तो अब वो जितने मुल्क हैं उस एतबार से कोई 3 साल के बाद एक मुल्क का यूपीआर होता है, यूनिवर्सल पीरियडिक रिव्यू के तौर पर, कि उस एक मुल्क के लिए वो देखते हैं इसकी ह्यूमन राइट्स, इसकी कमिटमेंट जो माजी में पीछे की है उस पर कितना एक अमल दरामद हुआ है, कितनी एक लेजिस्लेशन हुई है। तो ये सब चीजें आप कह सकते हैं कि एक कंट्री जो है वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सामने जवाबदेह होती है। और फिर वहाँ सारी कंट्रीज अपनी अपने जो है ना, वो जो हुकूमत है, जैसे पाकिस्तान से अब जो है वो आए थे हना रेबानी, जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, और उनके साथ 3 और बंदे थे। तमाशा देखिए कि वो सेनेटर जो है ना, वो वलीद इकबाल। अब आप ये देखिए, ये मैं आपको तफसीलन बताऊंगा, लेकिन एक ज़िमनन वो मुझे याद आ गया कि वो पाकिस्तान में कहते हैं कि ये जमहूरियत जाली है, ये इमरान खान की हुकूमत इंपोर्टेड हुकूमत है। और यहाँ जो वर्ल्ड कम्युनिटी में बैठ के, यानी यूनाइटेड नेशंस में, आपको पता ही है कि सारे मुल्क बैठे होते हैं, तो वहाँ ये कहते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी बड़ी वायबल है, बहुत स्ट्रांग है, और मुल्क जो है वो सही डगर पे चल रहा है। उसके फाइनेंशियल क्राइसिस हैं लेकिन कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और हर बड़े जो टाल क्लेम्स। तो उस पे यह है कि जो यहाँ ये होता है कि हर मुल्क पे की जब यूपीआर होती है तो उसमें 3 कंट्रीज को बतौर ट्राइका, उसको ट्राइका कहते हैं, जो पूरा एग्जामिन करती है। पाकिस्तान में इस वक्त ट्राइका के मेंबरान में नेपाल था, अर्जेंटीना था, और एक और मुल्क था, तुर्की। नहीं तुर्की नहीं था सर। एक मिनट में जरा, गैम्बिया, तीसरा मुल्क था गैम्बिया। केनिया। नेपाल, अर्जेंटीना और गैम्बिया, ये
ट्राइका था। हर मुल्क के जब भी यूपीआर होता है तो 3 मुल्क जो है ना वो उनको यहाँ कहते हैं ट्राइका, जो उसको एग्जामिन करते हैं। ये बताते हैं कि किन-किन फील्ड्स के अंदर कुछ प्रोग्रेस हुई है, किस फील्ड के अंदर बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, किस जगह पे सूरत-ए-हाल ज़्यादा बदतर हुई है, किस जगह पे बेहतरी की तरफ आई है। फिर बाकी कंट्रीज बोलती हैं। तो पाकिस्तान की तो ये एक आदत है कि वो एक पेपर पे जब अगर वो आंखें बंद करके अगर आप उस पेपर जो वो पढ़ा जा रहा होता है सुने, तो आप ये समझेंगे कि किसी जन्नत की बात हो रही है। दुनिया में तो कहीं भी ये पॉसिबल नहीं है। तो यही वजह है कि पाकिस्तान को कहा जाता है कि ये एक पेपर कंट्री है। हर किस्म का यहाँ पेपर बना लो और पेपर पे हर कुछ लिख के तो आप वो कर लो, लेकिन बंदा जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं देखता कि मैं जिस वक्त इतना झूठ बोलूंगा कि जो झूठ बहुत ही नुमाया झूठ लगेगा तो दूसरा क्या सोचेगा। तो उन्होंने कहा कि ये एक यहाँ के जो पॉलिसी साज हैं इनको कोई शर्म और हया नहीं है। और भी मुल्क हैं जैसे इंडिया है, तो इंडिया अपने मुल्क की बहुत सारी चीजों को तस्लीम कर लेता है कि ये इस फील्ड के अंदर वो खुद ही बजाय इसके को कोई निशानदेही करे कि इन फील्ड्स के अंदर हमें अभी मजीद रिफॉर्म्स करनी है। तो आलमी बरादरी के अंदर उसकी एक रिस्पेक्ट है, खुसूसी तौर पर होती है कि ये ऐसे हवाई बातें नहीं करता। जो ग्राउंड्स की सूरत हाल है तो लिहाजा उसको ज्यादा सिंपैथेटिकली सुना जाता है। तो पाकिस्तान पे जो इस दफा का यूपीआर हुआ है तकरीबन सारे ही मुल्कों ने सुबह। अच्छा, यहाँ आपको पता ही है कि यहाँ एक डिवीजन तो मौजूद है। जितने भी अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनकी एक सेलिएंट अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमने जो है वो अपने खितों के अंदर होने वाली किसी जुल्म ज्यादती को इंडोर्स नहीं करना और बाकियों ने उस पर ताली बजानी है। तो इनका सरबराह है चाइना। चाइना ही सबको कह देता है कि अच्छा जी इस मुल्क के यूपीआर पे आपने क्या मौक़िफ़ करना है, कहाँ विश करनी है, कहाँ छोटी मोटी है एक आध लाइन ऐसी देनी है, कहाँ जरा इस ख्वाहिश का इजहार करना है कि जी यहाँ यहाँ ये रिफॉर्म की जाए। तो उनकी पॉलिसी तो इस तरह बनती है। जो आउटराइटली यूपीआर में जिसको पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहती हुई नजर आई है वो सिर्फ एक तुर्की था। बाकी जितने भी एडवांस कंट्री हैं, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स है, चाहे कनाडा है, चाहे यूके है, चाहे बेल्जियम है, चाहे फ्रांस है, सभी मुल्कों ने और मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री जो मेंबर्स हैं उन्होंने एक तो रिलीजियस मेजॉरिटी, ये आप कह सकते हैं कि एक तरह का यूनानिमस डिसीजन है कि पाकिस्तान में जो रिलीजियस मिनोरिटीज हैं दे आर मोर सफरर और फेसिंग वर्स्ट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। एक तो इस पे जोर दिया गया है। दूसरा यह है कि जो इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस को भी खास करके यूरोपियन मुल्कों ने कि भाई आपने तो ये कहा था पिछले यूपीआर में कि इसको तो हम एक क्रिमिनल एक्ट करार देंगे, लेकिन आपने कोई लेजिस्लेशन नहीं की है। तो उस पे पाकिस्तान के वफद ने कहा जी वो टेबल हुई। हालांकि जो न्यूज पाकिस्तान में छपी हैं उस पे इन्होंने कहा था कि वो जो डिसअपीयरेंसेस का जो बिल, तो वो बिल ही टेबल से गायब हो गया है। लेकिन यहाँ कहते कि वो टेबल हो रहा है और हम इसको एक क्रिमिनल एक्ट करार देके तो जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उसको सजा देंगे। ये सवाल भी उठा कि जिन लोगों की आप लिस्ट कह रहे हैं कि इतने लोग पहले थे तो इतने लोग रिलीज हुए हैं, तो क्या उनको जो किडनैप करने वाले हैं उनको इन्फोर्स डिसअपियर करने वाले लोगों को कोई सजाएं मिली, नहीं मिली, मिली हैं तो किन किन को मिली हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि पीरियाडिक रिव्यू का ये पूरा प्रोसेस जो है ना वो एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें रियासत जो है वो ज्यादा से ज्यादा 3 साल या 6 साल झूठ बोल सकती है और झूठ पे गुजारा कर सकती है, लेकिन अल्टीमेटली उसने कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना है। और पाकिस्तान का वो मरहला जो है इस दफा का यूपीआर में मैंने पूरा सुना है
मेरे साथ और दोस्त भी थे, तो उसमें सीरियस सवालात उठाए गए हैं, डिसअपीयरेंसेस पे भी, रिलीजियस मिनोरिटीज पे भी, और मतलब यह है कि लोगों के जो बेसिक राइट्स हैं, फिर डेमोक्रेसी के हवाले से भी। तो कई मुल्कों ने रिकमेंडेशन स्ट्रेट अवे दी है कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए हर शहरी को, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो वो लोग जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस का शिकार है उनको किस मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं, कोई इसका रिकॉर्ड भी दिया जाए। जुडिशरी के हवाले से भी कहा गया है कि इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जिन तरीकों से पाकिस्तान की ये कोई हाल अहवाल नहीं है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि कंट्रीज खास करके यूरोप पिन ममालिक ने और नॉर्थ अमेरिकन ने काफ़ी हद तक पाकिस्तान के यूपीआर पे इज़हार अफसोस किया है और रिपोर्ट को डिससेटिस्फैक्टरी करार दिया है और कहा कि कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, बल्कि सिचुएशन वर्स्ट गई है। और ये जो पेपर पे लिख के ले आते हैं, इस पेपर को वहाँ कोई नहीं ऑनर करता। लिहाजा इकदामात ऐसे होने चाहिए जो नजर आए। अगर फौज के अंदर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है तो उसका जब कोर्ट मार्शल आता है तो उसका पता होना चाहिए कि उसका कोर्ट मार्शल हुआ है, कौन सी कमेटी थी, किस फोर्स का बंदा था, उसकी यूनिट नंबर क्या था, उसका पूरा अता पता। तो मैं ये समझता हूँ कि यूपीआर से खासी कंट्रीज जो है, खास करके जिनका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं है, वो तो खौफजदा हैं। और लेकिन मैं समझता हूँ कि आवाम के लिए तो ये द बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि देखा ना, वो तो 3 साल के बाद तो कंट्री को पूरा जवाबदेह बनाया जाता है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस के जितने डिफरेंट फोरम्स हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट जजेस और लॉयर्स का इशू हो, चाहे वो रिलीजियस मिनॉरिटीज का हो, इन्फोर्स डिसअपीयरेंस, ये तो अमल सारा साल चलता ही रहता है ना, वर्किंग ग्रुप के दरमियान। और फिर मतलब यह है कि आप जो यूनाइटेड नेशन ने मुख्तलिफ इदारे बनाए हुए हैं, उनको आप टाइम लेके जाके ब्रीफिंग दे सकते हैं, और आपके पास अगर कोई फैक्चुअल चीज़ है वो आप प्रेजेंट करें, तो वो कंट्रीज को फिर रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, उससे उसको आंसरेबल बनाते हैं उस इश्यूज पे। आपको पता ही है कि कई लोग जिनके डिसअपीयरेंसेस के केस यूनाइटेड नेशन में आए, टाइम तो लगा लेकिन वो सेफली रिलीज हुए। शौकत भाई, यूपीआर का जो जैसे आपने बताया कि सब ने पाकिस्तान से डिससेटिस्फेक्शन कहा कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड इतना अच्छा सिवाय नहीं तुर्की के, सिवाय तुर्की के, सिवाय तुर्की के। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि इसका आगे क्या होता है? मतलब अब यूपीआर ने एक डिससेटिस्फेक्शन का, क्या ये सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा, क्या होगा? नहीं, ये देखें ना, जिस वक्त है ये मतलब यह है कि देखें, हमें जो बात जो जो जूरिस्प्रूडेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है या ह्यूमन राइट्स काउंसिल है तो ये मुल्कों के ही इदारे हैं ना, मुल्कों का मुश्तरका इदारा है। और कुछ चीज़ें इन्होंने वॉलंटियरली साइन की हैं, कई ऐसे कन्वेंशन हैं जो साइन नहीं भी किए हैं। तो यूनाइटेड नेशन ने डिफरेंट तरीकों से प्रेशराइज करके कई मुल्कों से उन प्रोटोकॉल को साइन करवाया है जो बेसिकली वो साइन नहीं करना चाहते थे। इसी तरीके से जो रिफॉर्म्स हैं, तो कई एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है, अगर कोई मुल्क सॉफ्ट इनकार कर दे, आप देखें सऊदी अरब या कोई ले ले, तो सऊदी अरब में जहां औरत को ड्राइविंग का हक हासिल नहीं था, तो कई एक रिफॉर्म्स पे उसको उस प्रेशर के अंदर लाके उससे रिफॉर्म्स करवाई गई ना। तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों को भी, यानी ये अब ज्यादा अरसा नहीं, चूंकि पहले मैकेनिज्म जो है ना वो साइंटिफिक भी नहीं था, फिर सरजंग के अहद में ब्लॉकों की पॉलिटिक्स होती थी, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो यूनाइटेड नेशंस पे भी था। अभी भी अब डेमोक्रेसीज वर्सेस अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, लेकिन स्लोली स्लोली सभी को पता है कि हमें रिफॉर्म में जाना है, तो वो अब एक दूसरे को भी परसू कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये चीजें ठीक है, ये चीजें नहीं है। जैसे अब फर्ज करें कि पाकिस्तान की सूरत हाल से तो चाइना भी सेटिस्फाई नहीं है, पाकिस्तान की सूरत हाल से सऊदी अरबिया भी सेटिस्फाई नहीं है।
تو یہ اب ملک جب جو ہے اس کو یعنی جن کے دوستی کے دعوے پاکستان آج خود بہت بڑے بڑے کرتا تھا، انہوں نے تو دوستی کا راستہ دکھا دیا نا کہ آئی ایم ایف کے ذریعے آپ کی اور ہماری دوستی پکی ہو سکتی ہے. اگر آئی ایم ایف کے بغیر آئیں گے تو ہم یہ کوئی چھوٹے موٹے رقم تو آپ کو دے سکتے ہیں لیکن ہم آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں ہیں آپ جیسے لوگ کرتے تھے، ہم لوگ کرتے تھے کہ ریاستوں کا کوئی مذہب ہوتا بھی نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. تو آج پاکستان جو ہے نا، جو اس نے سرکاری مذہب بنایا تو اس کی بھی ایک قیمت چکا رہا ہے نا، ملک کے اندر بھی اور باہر بھی. اسی طریقے سے جو پیس لونگ لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کو اصلاح کی دوڑ میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ یہ ایک کنزیومر کنٹری ہے، اس کو اپنی کنزیومر کیپٹل کے تابع ایسی پالیسیاں دینی چاہیے جس سے کہ یہ بے روزگاری کے ایشوز کو، اس غربت کے ایشوز کو بیٹرلی ایڈریس کرے. لیکن اس وقت جو ہے وہ ان کو بھوت سوار تھا، اور بھٹو صاحب جیسے لوگ جن کی پولیٹیکل پارٹیز کا پروگرام تو امن اور جو ہے وہ تھا ترقی کا، سوشلائزیشن کا، تو بھٹو صاحب نے تو پورے پاکستان کو جو ہے وہ اصلاح کی دوڑ میں لگا دیا. اب وہ گھاس کھا کے تو بنایا، تو اب گھاس بیچ کے اس کی حفاظت بھی نہیں ہو رہی ہے چونکہ اب گھاس وہ رہا نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یونائٹڈ نیشنز کا میکنزم یہ ہے کہ یہ کوئی ایک دم کسی ملک کو ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس کو ایک ایسا ٹائم دیتے. اور اگر جس وقت دیکھتے ہیں کہ کوئی ملک اپنا رویوں کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی سپیس کریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ریفارم کرنے کے لیے، تو دین پھر اس پہ جو ہے باقاعدہ ایک ریزولوشن ہے گراس روٹ ہیومن رائٹس وائلیشنز کی، اور پھر اس پہ پابندیاں لگتی ہیں. Dr. Nawaz Sharif, who was thrice elected by the people of Pakistan. And this is the ground reality, and this is the situation people they are facing there. Now I would like to give floor to Mr. Noel Malak. He is from Action for Persecuted Christians who are violating human rights, involved in the crime against humanity. They should be accountable. Unless United Nations will not make them accountable, to promotion and protection of human rights cannot be achieved, and there cannot be a peace and development in this world. Before giving floor to Sardar Amjad Yusuf Sahib, I will open this floor now. If anybody has short comments or question, please raise your hand, introduce yourself, and you are most welcome for your feedback, short comments. Sardar Shaukat Ali Kashmir sir, you have the floor, please. Officers, according to UNCIP resolutions, according to Constitution of Pakistan, Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan are disputed and they are not a part of Pakistan. But she is plundering over resources. She is now allocating land, forest land, to its citizens, and they are constructing very big societies over there. It will have a devastating impact on environment as well, and they are trying to change our demography. These issues must be addressed by this United Nations, and international community should take note of such violations. Now I would like to give floor to Dr. Hidayat Bhutto Sahib. He is the organizer Wealth Sindhi Congress, United Kingdom and Europe. You have the floor, sir, please. شوکت بھائی، یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی بلوچ آزادی کی موومنٹ کے ساتھ کھڑی ہے. یو کے پی این پی سندھو دیش موومنٹ کو سپورٹ کرتی ہے. یو کے پی این پی پختونوں کے جتنے بھی رائٹس موومنٹس ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہتی ہے، یہ ہم دیکھتے آئے ہیں.
آج کل جو صورتحال ہے بلوچ موومنٹ کی، اس میں تیزی آئی ہے کہ بلوچستان میں ایک طرح کی ایک سول وار چل رہی ہے آرمی کے ساتھ بلوچوں کی. آپ کہاں جاتا ہوا دیکھتے ہیں بلوچستان کی موومنٹ کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آئیڈیالوجیکلی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اندرونی جو تضاد ہے وہ اتنا گہرا ہو چکا ہے کہ پاکستان کے بچنے کے یعنی سوشل سائنسز کے نقطہ نظر سے کوئی چانسز نہیں ہے، اور ان تاریخی ریاستوں نے اپنا تاریخی حق لے لینا ہے. لیکن آج کی دنیا جو ایک گلوبل ولیج بنی ہے، اس میں اگر آپ کو ایکسٹرنل فیکٹر جو ہے وہ سپورٹ نہ کرے تو شاید آپ کا سفر جو ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے. تو بلوچستان ہو گیا یا سندھ ہو گیا، ان کی داخلی صورتحال نہیں بلکہ بیرونی صورتحال ابھی ان قوموں کے لیے وہ نہیں ہے جس سے کہ ان کی کوئی فوری آزادی ممکن ہو. کیونکہ ایک تو دیکھیں ہمیں خود احتسابی بھی کرنی چاہیے کہ ہم یونیفائیڈ لیڈرشپ جو ہے وہ اپنی ہسٹوریکل نیشنز میں دینے میں ناکام ہوئے ہیں. چاہے وہ بلوچ، یہ کوئی کرٹیسزم نہیں ہے، کچھ بلوچ ہمارے دوست جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائیں، ان میں لیڈر بہت سارے ہیں لیکن ایک یونیفائیڈ لیڈر، اب ورلڈ جو ہے وہ پتہ نہیں اس کا ان سے اظہار کرتی ہے یا نہیں کرتی، لیکن جب ہم لوگ کبھی بلوچ کا تو کہتے ہیں کہ ایسی سچویشن میں کہ جب بلوچوں کے اندر اتحاد کا فقدان ہے، کوئی یونیفائیڈ لیڈرشپ نہیں ہے، نہ نیلسن منڈیلا کے کیلیبر کی، نہ یاسر عرفات کے کیلیبر کی، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے اپنے ادوار کے اندر کچھ لیڈرشپ ایسی رہی ہیں جو یونیفائیڈ. آج تو صورتحال یہ ہے کہ اگر اس میں یہ آزاد ہو جائے تو یہ تو قبیلوں کی جنگ شروع ہو جائے گی. تو ایسے میں اس کچھ تو خون کو کون روک پائے گا؟ تو اس مومنٹ کی میچورنسی اس وقت آئے گی کہ جس وقت ہے بلوچ پولیٹیکل فورسز جو ہے ایک یونیفائیڈ لیڈر کی طرف بڑھیں گے کہ ہاں یہ ہمارا وہ ایک کچن کیبنٹ تشکیل دیں گے کہ ہماری کیبنٹ یہ ہوگی، ہماری انفراسٹرکچر یہ ہوگا. تو اس کے بعد اس مومنٹ کو سپورٹ علادگی کی سپورٹ کی جا سکتی ہے. لیکن اس ایمبیگوٹی میں کہ جب وہاں کا کوئی لیڈرشپ ڈیفائنڈ نہیں ہے تو کیسے مطلب یہ ہے کہ ایک اس کو مطلب یہ کہ خدا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے. نے کہا بنگلہ دیش کی موومنٹ اتنی میچور تھی، ان کا یونیفائیڈ لیڈر تھا جس کے کہنے پہ بنگالی جو ہے وہ اٹھتے تھے، اس کے کہنے پہ بنگالی کھڑے ہو جاتے تھے. تو لہذا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ایک کنسنسس کی لیڈرشپ تھی. یہی حال کشمیریوں کا تھا. یہاں 1993 میں 1993 میں یورپین پارلیمنٹ کے اندر کانفرنس ہوئی کشمیر پہ، اور سارے حصوں سے کشمیری لیڈرشپ نے بلائی ہوئی تھی. تو وہاں سب سے بڑا سوال جو ہے ڈاکٹر سسک نے کہا کہ کشمیریوں کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. مطلب یہ جو 3 نام میں نے آپ کو لیا، اس نے کہا کہ حتیٰ کہ آج ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے پاس شیخ عبداللہ کے کیلیبر کی بھی لیڈرشپ نہیں ہے. تو پہلے جو ہے وہ ان سب کو کنسنسس کر کے ایک لیڈرشپ پہ تو کنسنسس لانا ہوگا. سندھ کے اندر بھی یہی ہے کہ آپ ابھار جتنا پیدا کر لیں لیکن اس ابھار میں کیا وہ آپ کے ڈیموکریٹک ووٹ میں وہ کنورٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اگر وہ آپ کی وہ ابھار جو ہے وہ ڈیموکریٹیکلی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، آپ کی پولیٹیکل جو بھی آپ کا فورم ہو اس کے ساتھ، تو ورلڈ کمیونٹی تو پھر اس کمزوری کو تو محسوس کرے گی. ہم اپنے تہیں کتنی ہی ہم طاقت وہ بڑھے، اگر مجھے اپنی پولیٹیکل پارٹی کی کمزوری کا نہیں پتا، اپنی اسٹرینتھ کا نہیں پتا، تو دوسرا کوئی جب بتائے گا تو وہ ذرا شاید شوکت بھائی اچھا نہ لگے. لیکن بہرحال جو حقائق ہیں وہ حقائق تو ہیں. شوکت بھائی ابھی آپ نے دیکھا پشاور میں مسجد میں بم دھماکہ ہوتا ہے، کہتے ہیں سوسائڈ بومبنگ ہے، افغان فورن منسٹر کہتے ہیں کہ سوسائڈ بومبنگ سے اتنی تباہی نہیں آ سکتی وغیرہ وغیرہ.
TTP क्लेम करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, KPK के हालात बहुत खराब हैं, पाकिस्तान की अपनी क्रिएटेड TTP से जंग जारी है, अफगानिस्तान से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। आप पठानों की मूवमेंट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बात यह है ना कि पठानों की यानी पश्तूनों की जदोजहद के दो 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 रुख है। एक रुख है उसका मिलिटेंट और एक रुख है उसका पुरअमन। पुरअमन जदोजहद पे यकीन रखने वालों का जो मारूफ फेसेस हैं वो अवामी नेशनल पार्टी है या PTM जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पश्तून है अंडर द लीडरशिप ऑफ मंजूर पश्तीन। ये वो फेसेस हैं जो पुरअमन जदोजहद पे पश्तूनों की इज्जत, वक़ार और उनके बुनियादी मसाइल के हल की तरफ बात करते हैं। एक दूसरा है जो मसला उसके डांडे जो है वो पार वाले तालिबान से मिलते हैं। अब यहाँ जो है वो पश्तूनों में एक मजहबी तबका ऐसा भी है जो जरा थोड़ा सा डेमोक्रेसी को भी एक स्पेस देता है, जैसे मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी है। तो लिहाजा ये है कि पश्तूनों में जो अगर बड़े पैमाने पे देखें तो उसमें यह ख्वाहिश मौजूद है, वो है अमन की ख्वाहिश। और दूसरी तरफ जो उसकी जो शनाख्त बनाई जा रही है वो बागी है उस शनाख्त का जो उसको फंडामेंटलिज्म और मसल्ला और मार धाड़ वाला। लेकिन चूंकि वहां एक बहुत बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट हुई है। बाकी जो आपने कहा ना वो ये जो मस्जिद थी ये तो बेसिकली पुलिस वालों की मस्जिद थी और बहुत सिक्योरिटी के हिसार की मस्जिद है जहाँ सारे सिक्योरिटी पर्सनल यानी पुलिस वाले पढ़ते हैं। पाकिस्तान के बारे में एक सलीम शहजाद ने किताब लिखी थी, एक साफी थे जिनको ISI ने मार दिया था, बिहाइंड तालिबान एंड अल-कायदा। तो उस किताब में भी इस बात का इजहार किया गया था कि पाकिस्तान की आर्मी का एक बड़ा हिस्सा रेडिकलाइज हो चुका है और सबसे ज्यादा पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो रेडिकल है। तो ये आप ये देखिए कि पंजाब की पुलिस जो है कई दफा जिन लोगों पे किसी को अहमदी को गिरफ्तार करके ले गए, बजाय कोई ट्रायल होता या इसने जुर्म क्या किया किसी प्रोसेस में डालते, पुलिस वाले ने गोली मार दी। कई एक लोग जो ब्लास्फेमी जिन पे लगी ये जाने बगैर, ये तहकीक किए बगैर कि जिस किसी ने इन पे इल्जाम लगाया है, हाँ इस दफा ब्लास्फेमी के इशू को भी बहुत सीवियरली डिस्कस किया गया है। तो उस पे जनाब पुलिस वालों ने ही उसको पार कर दिया। अब कई केसेस ब्लास्फेमी के ऐसे हैं जो यानी पुलिस की वजह से वो लोग रहानी हो रहे हैं, एविडेंस उनके खिलाफ कोई नहीं है। कोर्ट्स जो है वो डिसीजन इसलिए नहीं देते कि वो कहते हैं कि अगर इनको रहा कर दिया गया तो इनकी सिक्योरिटी जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब आप देखें वो जो खातून आसिया बीबी थी, तो अब यानी पाकिस्तानियों को इस बात पे कोई शर्म और हया भी नहीं आती कि एक खातून जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जब बरी कर दिया कि ये इल्जाम इस पे गलत है, तो रात के अंधेरे में उसको पता नहीं फ्रांस पहुंचाया या कनाडा पहुंचाया। यानी एक खातून को इतनी बड़ी जिसको कहते हैं कि ये दुनिया की पता नहीं छठी बड़ी आर्मी है और इसमें जनाब इदारे और एजेंसियां और ये और वो, एक लड़की को वहां जिंदा रहने का हक नहीं दिला सके। तो ये कहते हैं हम न्यूक्लियर पावर हैं तो हम पता नहीं क्या क्या है। मुझे तो बस दफा इस बात पे इतना गुस्सा आता है और शर्म भी आती है कि इन लोगों को ये बातें करते हुए शर्म भी नहीं आनी चाहिए कि आप तो एक खातून जिस पे किसी ने बदमाशी से इल्जाम लगाया उसको उस मुल्क में रहने का जीने का हक नहीं दिला सके। तो ऐसी आर्मी के साथ, ऐसी पुलिस के साथ, ऐसे सिक्योरिटी इदारों के साथ लोगों का लव कैसे होगा? तो ये सब कुछ इनके अंदर ही होता है
اور جس وقت مر جاتے ہیں لوگ تو پھر آئی جی بھی روتا ہے اور دوسرے بھی روتے ہیں. تو بیسیکلی پاکستان کے اداروں میں تحقیر کی ضرورت ہے، کیونکہ ان اداروں کے اندر جو ہے نا وہ سمپتھائز کرتے ہیں داعش کو، القاعدہ کو، لشکر طیبہ کو، طالبان کو، ایل ٹی ٹی کو، یہ سب جو لوگ ہیں. اور چونکہ ایک دور میں پاکستان جو ہے وہ ان کے لیے اس کے یعنی ان ریڈیکل ایکسٹریمسٹ لوگوں کے لیے جو مذہب کو بطور ٹول استعمال کرتے تھے، ان کے دروازے کھلے ہوئے تھے ساری سیکورٹی ایجنسیوں کے لیے. تو نتیجہ یہ ہے کہ لوگ، اور آپ نے دیکھا ہوگا آئی ایس آئی کے کتنے لوگ جو ہے وہ بعد ازاں وہ طالبان کی تحریک کا حصہ بن گئے. کئی لوگ شک کی بنیاد پہ مارے گئے. لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ کسی بندے کو آپ جب ایک خاص قسم کی ویڈیو وہ دوسروں کو ریڈیکلائز کر رہا ہوتا ہے لیکن بیٹھا وہ خود بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک وقت میں وہ خود بھی ریڈیکل ہو جاتا ہے. ہم ویسے فلم دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی ایسا سین آتا ہے جو زیادتی کا ہو یا کہیں ماں باپ کے یا بہن بھائیوں کے ملنے کا سین آ جاتا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. تو اگر چاہ جائے کہ آپ کسی خاص مقصد کے لیے ایسی فلموں کی وہ کٹنگ کر کے وہی سین وہ کریں تو کئی لوگ جو ہے وہ اس سے اوبلائج ہو جاتے ہیں، وہ ریڈیکلائز ہو جاتے ہیں. اور پاکستان کی سوسائٹی میں ہی کچھ ہو رہا ہے، ہوا ہے. اور اب یہ ہے کہ پاکستان کو جب پاکستان کا آرمی چیف کہتا ہے کہ اس کو ایک نارمل کنٹری بنانا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ پاکستان از ناٹ اے نارمل کنٹری، اٹ از اے اب نارمل کنٹری، یہ ایکسٹریمزم اور فنڈامنٹلزم اس کی جڑوں کے اندر جو ہے نا وہ داخل ہو چکا ہوا ہے. اب اس کو کیسے ان جڑوں کو آپ اکھاڑ کے پھینکیں گے؟ کہیں اب خطرہ یہ بھی ہے کہ ان جڑوں کو پھینکیں گے تو کہیں پاکستان ہی نہ پھینکوا دیا جائے. تو بہرحال یہ جو کنسٹینٹ ہے، یہ جو خطرات ہیں یہ موجود ہے. لہذا اس کو سنجیدگی سے پاکستان کے پالیسی سازوں کو بھی، جرنلوں کو بھی، سول بیوروکریسی کو بھی اور اڑوس پڑوس کے ملکوں کو بھی دیکھ کے اس کے حوالے سے پالیسی بنانی چاہیے کہ ہاؤ ٹو کمبیٹ دا گروئنگ ایکسٹریمزم. شوکت بھائی بڑی ڈیٹیل میں آپ سے گفتگو ہوئی سارے ایشوز پہ، کیونکہ آپ کئی ڈیکیڈ سے پاکستان ریجن کی ساری پولیٹکس سے بہت قریب سے وابستہ رہے ہیں، اور آپ کا ایک نظریہ ہے جس کو زیادہ تر جو ہیومن رائٹس پہ بلیو کرنے والے لوگ، ڈیموکریسی پہ بلیو کرنے والے لوگ، وہ آپ کے نظریے کو بائی کرتے ہیں کیونکہ آپ ایک ریئلسٹک سوچ رکھتے ہیں. Thank you very much شوکت بھائی for giving us time and education. Thank you sir. تھینک یو جناب، بہت نوازش آپ نے مجھے اس قابل جانا اور اپنے چینل پہ ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. نہیں سر، آپ سے بہت سیکھا ہے، یو این کے فلور پہ آپ سے سیکھتے آئے ہیں، اور آپ کی جو پارٹی کی جو لائنز ہیں وہ ہمیں بہت پسند ہیں کیونکہ بڑی آرگنائزڈ، بڑی سیویلائزڈ موومنٹ ہے آپ کی. تھینک یو سر. تھینک یو جناب. ابھی ہم ایک کانفرنس کریں گے جو ہے نا آپ کے پارلیمنٹ کے اندر یوکے کی، تو اس میں آپ کو بھی بلائیں گے. جی ضرور. عزیز دوستوں، شوکت کشمیری صاحب سے آپ نے یہ ساری باتیں سنی جو آپ کو یقیناً حالات سے واقفیت لائیں گے. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ اینڈ جوائننگ. تھینک یو.